क्वेश्चन को फिर से बनाए, इवैल्यूएशन फायदा हुआ दोबारा बनाने का? कोई भी चैप्टर पहली बार पढ़ा जाए या बनाया जाए तो हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन उसे 2 बार 3 बार बनाइएगा, पढ़िएगा, आसान हो जाएगा। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कॉग्निशन एंड इमोशन। संज्ञान एवं संवेग। इसी से शुरुआत होगी आज। संज्ञान और संवेग में क्या डिफरेंस होता है, दोनों एक दूसरे के लिए कैसे जरूरी है, इन सब के बारे में जानना है। क्या हुआ? अभी ठीक है? अभी भी नहीं है? आवाज तेज कर दें। अभी ठीक? हेलो हेलो, अभी ठीक है? कम आता है? फुल साउंड कर देने के बाद भी ये मैंने कहीं कहीं है कि सब जगह है, तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। साउंड कम है क्योंकि हम कम ही बोलते हैं, धीरे बोलते हैं। वहां से ऑप्शन नहीं है, सब यहाँ से। यहाँ साफ आवाज सुनाई दे इसलिए यहाँ सटा के नहीं बोलते, ऐसे बोलेंगे आवाज गूंजेगी, दिक्कत इसलिए होती है। लेकिन वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चेक करेंगे हम एक बार ऑनलाइन वाला। संज्ञान माने क्या? किसमें? किस चीज में? वो ना डाउनलोड होगा, ना शेयर होगा, ना स्क्रीनशॉट होगा, कुछ नहीं हो सकता। वो ऐप रेस्ट्रिक्टेड है और एप्लीकेशन अपना नहीं ना है। कुछ भी कीजिएगा तो उसमें नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके या शेयर करना, ये कुछ भी करना, उसमें ऑप्शन नहीं, सिर्फ आप देख सकते हैं बस। जितनी बार चाहे उतनी बार देखेंगे। लैपटॉप नहीं है, चूंकि लैपटॉप एप्लीकेशन नहीं होता, वो विंडोज पे चलता है। और यहाँ चाहिए एंड्रॉयड। एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए होते हैं, विंडोज के लिए नहीं। हो गई बातें। संज्ञान के बारे में तो आपने कई सारी चीजें समझा है, लिखेंगे, इसको नोट करेंगे संज्ञान क्या होती है। संज्ञान लिखेंगे सोचने, समझने, तर्क करने तथा सोचने, समझने, तर्क करने, सोचने, समझने, तर्क करने तथा निर्णय लेने की क्षमता, तथा निर्णय लेने की क्षमता संज्ञान से संबंधित होता है। संज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है?
दूसरा जो टर्म है वो लिखेंगे संवेग। क्या होता है संवेग? लिखेंगे यह व्यक्ति का एक मनोवैज्ञानिक दशा है। यह व्यक्ति का व्यक्ति यह व्यक्ति का एक मनोवैज्ञानिक दशा है। मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसके खुशी दुख ईर्ष्या जो उसके खुशी दुख ईर्ष्या जलन समझते हैं ना? ईर्ष्या को जेलस कहते हैं। बाकी गए अब क्या लिखे हैं वो फिर से याद दिलवाई। क्या लिख रहे थे? ईर्ष्या। इसके बाद लिखेंगे कॉमा देके ममता दया इत्यादि से संबंधित होता है। इत्यादि से संबंधित होता है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखेंगे अब दोनों के बारे में। लिखेंगे संज्ञान एवं संवेग। संज्ञान एवं संवेग दोनों, संज्ञान और संवेग दोनों बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। दोनों बच्चे के विकास को प्रभावित करता है तथा बच्चे के विकास को प्रभावित करता है तथा एक दूसरे से अंतः संबंधित है। तथा एक दूसरे से अंतः संबंधित है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है, यही लिखा था अंत में। क्वेश्चन जब भी आते हैं ये जरूर अलग अलग करने का प्रयास किया जाता है कि संज्ञान और संवेग दोनों में से कोई एक अगर कम हो तो बच्चे के विकास पर क्या फर्क पड़ता है। संज्ञान में क्या क्या टर्म आपने लिखा? सोचना, समझना, तर्क करना, निर्णय लेना,
जबकि वही चीज संवेग में क्या है, आपका हर्ष है यानी खुशी है, दुख है, ईर्ष्या है, ममता, दया, ये सब कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं, ठीक ना। अब होता क्या है, इन दोनों को ब्रेक क्यों किया जाता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर इससे आते हैं, या तो पेपर 1 में आएंगे या 2 में निश्चित कर दिया जाता है। तो संज्ञान और संवेग जिस रूप में भी आते हैं वो यही पूछा जाता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस कई सारे हैं जो शब्द से पता चल जा रहे हैं। अगर संज्ञान में किसी भी प्रकार की कमी आए तो संवेग पर क्या असर पड़ेगा। आपको पता है कि सोचे समझे बिना हमें ये समझ में आएगा कि हर्ष है कि दुख है कि क्या है। अगर मेरे अंदर मानसिक क्षमता नहीं है तो हम संवेग को समझने में भी पीछे छूट जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हम समझ तो रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। संज्ञान और संवेग जब तक दोनों एक साथ है बच्चे के विकास में पूर्ण योगदान दे सकते हैं, लेकिन किसी एक में भी लॉस नुकसान करता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि संज्ञान और संवेग दोनों में से चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, किसको? और सब के सब फेल। अभी लिखवाए हैं कि दोनों एक दूसरे से, तो एक आप चुनेंगे तो आपकी गलती है, जबकि लिखा है कि दोनों अंतः संबंधित है। मतलब एक को चुनने का मतलब दूसरा उसके पीछे पीछे आ गया साथ में, आपको चुनने की जरूरत नहीं है। तो जब कभी भी बात करेंगे बच्चों के डेवलपमेंट में तो जितना योगदान संज्ञान का उतना ही संवेग का है। अब इससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग लिखेंगे। अगला टॉपिक है एरर। एरर माने त्रुटि। ये टॉपिक है जो इसमें समझना है। त्रुटि क्या है? गलती कर देना। आप गलती को किस रूप में लेते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी सामान्य आदमी किसी दूसरे बच्चे को कार्य करते हुए देखते ही कहता है गलत कर दिया, नुकसान किया, बर्बाद कर दिया। एक टीचर उन चीजों को देखता है तो कैसे रिएक्ट करता है, ये उसके ट्रेंड होने की पहचान है। अगर कोई बच्चा गलत कर दे या डिफरेंट कोई चीज बना दे, तैयार कर दे, तो एक टीचर क्या कहता है, अरे तुमने तो बिल्कुल नया कर दिया। कभी ये नहीं कहते कि गलत कर दिया। बोलने के तरीके में फर्क होता है। टीचर हमेशा कहता है कि बच्चों की गलती को लेकर कि जो हमने सोचा था वो नहीं बनाया, कुछ और बना दिया। तो कॉपी देखे क्या कहेगा, अरे तुम तो बहुत डिफरेंट कर दिए, तुम्हारा आंसर बहुत ही डिफरेंट है, या तुम्हारी एक्टिविटी बहुत डिफरेंट है। ये कभी नहीं कहते कि ये गलत है। त्रुटि एक सहज प्रक्रिया है, बहुत ही नेचुरल, सहज, इसी के बारे में लिखेंगे। लिखिए लिखिए सीखने के दौरान त्रुटि का होना, सीखने के दौरान त्रुटि का होना एक सहज प्रक्रिया है। एक सहज प्रक्रिया है। सहज माने नेचुरल। त्रुटि का होना एक सहज प्रक्रिया है। ठीक है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, गलती करना या त्रुटि करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। त्रुटि करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, त्रुटि
सीखने का एक पड़ाव है, पड़ाव। त्रुटि सीखने का एक पड़ाव है। पड़ाव समझ रहे हैं ना, जहां रुकते हैं आराम करते हैं उसको पड़ाव कहा जाता है। ये पड़ाव, हाँ, सीखने का एक पड़ाव है, बेस भी कह सकते हैं। आगे लिखेंगे पॉइंट वाइज, ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करने हैं। सीखना नहीं, त्रुटि करना, सीखना नहीं, त्रुटि करना एक खिड़की के समान होता है। त्रुटि करना एक खिड़की यानी विंडो, खिड़की के समान होता है जो बच्चों के अंदर झांकने का अवसर प्रदान करता है, जो बच्चों के अंदर झांकने का प्रयास करता है, बच्चों के अंदर झांकने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, त्रुटि से बच्चों के सोचने के पैटर्न के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रुटि से बच्चों के सोचने के पैटर्न के बारे में पता चलता है। पैटर्न, सोचने के पैटर्न के बारे में पता चलता है। त्रुटियां शिक्षकों को मार्गदर्शित करती है। अगला पॉइंट, त्रुटियां शिक्षकों को मार्गदर्शित करती है, शिक्षकों को मार्गदर्शित करती है, मार्गदर्शित करती है। त्रुटियां शिक्षकों को मार्गदर्शित करती है कि उनके शिक्षण में किस प्रकार का परिवर्तन, शिक्षकों को मार्गदर्शित करती है कि उनके शिक्षण में किस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक है, उनके शिक्षण में किस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है, अगर बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं तो इसमें बच्चे की गलती तो नहीं होती, आखिर टीचर पढ़ा कैसे रहा है कि एक ही चीज इतनी बार गलत हो रही है। टीचर को भी अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमें अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि इससे बच्चों में बहुत गलतियां आ रही है। तो हमेशा शिक्षक क्या करते हैं, एक साधारण और आसान सा मार्ग तलाश करते हैं जिससे सभी कोई सीख पाए। इसलिए टीचर पढ़ाते समय अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो वो 1 से 2 विधियों को समझाते और बताते हैं, 2 तरीके से बताते हैं, ताकि जिस बच्चे को जो पसंद आए उससे सीखे और आगे बढ़े। एक ही तरीका जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को आसान लगे, कुछ को टफ लगते हैं, कुछ को आसान लगते हैं। तो हमारा काम क्या है, उसको साधारण और आसान बनाना जिससे सब कोई सीख सके, यूनिवर्सल हो जाए। अगर बच्चों के बीच गलती ज्यादा है तो किस पर विचार करने की जरूरत है, शिक्षक पे। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो जिम्मेदार शिक्षक है, उसे अपने पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों गलती हो रही है। और ज्यादातर बच्चों के साथ ऐसा समस्या है, इसका मतलब अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करने की जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ के सिस्टम में क्या होता है, नहीं बनाने आ रहे तो कौन जिम्मेदार, छात्र। कोई इलाज नहीं है, सारा चीज थोप देते हैं उसी पे। गार्जियन से भी उसकी बातें सुनने को मिलती है, प्रिंसिपल से भी बहुत डांट होती है, लेकिन कभी वो समझने का प्रयास नहीं करते कि बच्चा नहीं सीख रहा है उसके रीजन भी हम हैं, और बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो उसके रीजन भी हम हैं। तो जहां अच्छा कर रहा है टीचर रीजन है, लेकिन जहां बच्चा कमजोर है कोई उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता कि हम मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो जब कभी भी इन चीजों में हम बदलाव लाना चाहेंगे तो सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। सीडीपी में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप कभी भी दोष बच्चों पर डाल रहे हैं तो आप ट्रेन टीचर नहीं है, सीटेट में आंसर गलत। जब कभी भी लगे कि बच्चों में ये समस्या आ रही है और उनके लर्निंग में टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए किस पर ध्यान देने की जरूरत है, शिक्षक पे, कि आखिर पढ़ा कैसे रहा है कि कमी रह जा रही है, बच्चे सीख नहीं पा रहे। और जिस दिन एग्जाम में हम जिम्मेदार हैं, हाँ, तो
कहा जाता है व्हेन ए स्टूडेंट फेल्स द होल सिस्टम फेल्स, पूरा सिस्टम, उसमें हम है, आप है, टीचर, ट्रेनिंग, सब कुछ जिम्मेदार होते हैं। इसको लिखा जाता है तो हम लोग ऐसे बताते हैं, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स होल सिस्टम फेल्स। अगर एक बच्चा फेल हो गया मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है वो सब साथ साथ फेल हो गए। आपको क्या लगता है कि परीक्षा देने सिर्फ आप जाते हैं? टीचर का भी परीक्षा हो रहा होता है इक्वल, और वो इस बात को देखने और जानने के लिए प्रेरित रहते हैं कि हमने जो किया उसका परफॉर्मेंस बच्चों के द्वारा कैसा किया गया। टीचर ने बहुत मेहनत किया, सबके लिए किया, लेकिन अगर उसमें से बहुत से बच्चे निकल जाते हैं तो उसे लगता है कि मेरी मेहनत सफल रही, और बहुत से बच्चे रह गए तो कौन जिम्मेदारी होगा? सिस्टम। अब कोई बच्चा क्यों रह गया उसका रीजन तो वही बता सकता है, क्योंकि सब निकल गए तो वो कैसे रह गया? दो रीजन होते हैं। दो रीजन में अगर मैं बात करूं, कोई भी बच्चा फेल करता है और वो रीजन लेता है, तो एक तो पर्सनल रीजन है, एक पर्सनल रीजन बताते हैं क्या क्या हो सकता है, और एक इन्वायरमेंटल रीजन होते हैं। दो तरह के फैक्टर इस पे काम करते हैं। पर्सनल रीजन या फैक्टर में क्या काम करेंगे? रिजल्ट नहीं आया, किसी को पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, जब बाद में उससे पूछा कि बस सर लेट हो गए थे, गेट बंद हो गया था, काम खत्म। रिजल्ट नहीं हुआ मतलब बच्चा फेल। फेल हुआ तो कारण क्या मिला कि एग्जाम हॉल सेंटर पे पहुंचे तब तक गेट बंद हो चुका था, गेट खुला नहीं, क्योंकि हम 5 मिनट या 10 मिनट लेट से पहुंचे थे। किस रीजन में आएगा? फुल प्रिपरेशन है, पूरी अच्छी तैयारी है, बैठता तो एग्जाम निकाल लेता, लेकिन वो फेल में काउंट हो गया क्योंकि इस बार वो परीक्षा में नहीं बैठ सका। कुछ बच्चों की तबीयत ऐसी हो गई जिस कारण वो नहीं जा सके। कुछ के साथ ऐसा होता है कि कल एग्जाम है, आज बहुत प्रिपेयर्ड है, एकदम माइंड रिलैक्स, रात को पता चलता है कि परिवार में किसी का कुछ ऐसा हो गया कि मतलब सारा चीज दिमाग वगैरह काम करना बंद। कुछ ऐसा हो गया, कोई गुजर गया अचानक, कोई नजदीकी आदमी के साथ कोई घटना हो गई, अब उसका एग्जाम वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि एग्जाम देना है, वो टारगेट से खत्म, तो क्या होगा? कोई फायदा ही नहीं, एग्जाम में बैठेगा तब भी उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ऐसे कई रीजन हमें सुनने देखने को मिले हैं अलग अलग समय में। और भी रीजन पर्सनल में क्या हो सकते हैं? बीमार चल रहे हैं, एग्जाम हॉल में गए, किसी कारण से गिर पड़ के बेहोश हो गए, वो पता चले कि हॉस्पिटल भेज दिए लोग, जब आँख खुली तो पता चला कि एग्जाम हॉल में नहीं है, रिजल्ट कहाँ से आएगा? ऐसा तो एक इंटरनल मार्क्स है तो टीचर किसी और से करा के पास करा दिया, आगे बढ़ा दिया, नहीं है। नेशनल एग्जामिनेशन, अगर आपने जो किया उसी के आधार पर रिजल्ट प्राप्त होगा, जो नहीं दिया वो नहीं दिया, उसके लिए फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो ये पर्सनल रीजन में आते हैं। अब आते हैं इन्वायरमेंटल रीजन में। इन्वायरमेंटल रीजन में क्या है कि जहां जा रहा था और जिस रास्ते से जा रहा था अचानक कोई हादसा हो जाने की वजह से सड़क जाम बंद हो गई, जिस कारण वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचा ही नहीं। होता ना लास्ट मोमेंट पर किसी के साथ क्या हो जाए कुछ नहीं, पर्यावरणीय कारक, रास्ते में ऐसा कुछ हो गया जिस कारण पहुंच नहीं पाए, एक रीजन ऐसा भी होता है। पर्यावरणीय कारक में ऐसा भी है कि जैसे अभी के मौसम में मई जून में टेस्ट हो, और टेस्ट आपका किसी ऐसी जगह दे दे जहां तक गाड़ी की सुविधा नहीं है, और आप किसी तरह वहां से धूप में चलते फिरते पहुंचे, गेट पर जाके गिर के बेहोश हो गए, कौन सी परीक्षा होगी? इन्वायरमेंटल परीक्षा होगी कोई परीक्षा नहीं। इसके अलावा एग्जाम हॉल में अगर आप प्रवेश कर गए और एग्जाम हॉल का माहौल अच्छा नहीं है, शोर ज़्यादा हो रही है, या इन्विजिलेटर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कभी साइन करो, कभी गलत कर दिया, कभी ये कभी वो, दूसरों से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है, डिस्टर्ब होते होते पता चले कि कट ऑफ पार ही नहीं कर पाए, दिमाग खराब हो गया। शांति मिलेगी तब तो सवाल पढ़ेंगे, ढंग से जवाब देंगे, ये एक रीजन हो गया। इसके अलावा जहां आप एग्जाम देने गए हैं, जून जुलाई के मौसम में बारिश बहुत होती है, क्लियर है सब कुछ, जहां आप एग्जाम देने गए हैं वहाँ ऐसी ऐसी जगह एग्जाम कभी कभी दे देता है जहाँ जनरेटर की सुविधा नहीं और लाइट कटी है, और कमरा कैसा? अंधेरा, और किसी को आंख की समस्या है, साफ रोशनी ना रहे तो दिखेगा ही नहीं, उसका एग्जाम कैसे होगा? स्टूडेंट्स में तो कई तरह के स्टूडेंट है ना जिनको साफ दिखाई नहीं देगा,
एक लड़की के साथ ऐसी घटना हुई थी इसलिए याद है। और एक सर पेपर दे रहे थे, अचानक लाइट कट गया, जैसे पेपर मिला 10-15 मिनट के बाद लाइट कट, पूरा कमरा अंधेरा। उसके बाद यूं हुआ कि मतलब जो खिड़की वगैरह होता है वहां से लाइट पर करके थोड़ा बहुत देख के समझ के अपना कर रहे थे, तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होने के बाद किसी तरह बचा बचा के कर रहे थे, एक बार इतना तेज झोंका बना के OMR पूरा भीग गया और जितना कलर किया था वो बह के नीचे तक आ गया। क्या हुआ उसके साथ? उसका एग्जाम गया बर्बाद, क्योंकि वो कलर हो जाने की वजह से जब किसी एक क्वेश्चन को वो टच करता होगा OMR 4 आंसर दिखाता होगा उसको, और उसका कोई इलाज नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। वो जब बच्चे की कोई गलती नहीं, मैंने क्या कहा, इन्वायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल रीजन तो मैंने बता दिया कि बीमार वगैरह। क्यों? जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे? पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। हैंड रिटन चेक नहीं ना, मशीन चेक है OMR, इंसान चेक नहीं करता है, मशीन। तो कंप्लेन करेंगे तो वैसे स्कूल में एग्जामिनेशन अगली बार से बंद, आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे पर्सनल रीजन अगर CBSE लेना शुरू करे ना तो हजारों लोग मिलेंगे जिनके साथ ऐसी समस्या है। हमको तो उतना पता है जितना मेरे क्लास में है ना, पूरे इंडिया में और क्या क्या होता होगा। इसलिए ऐसे पर्सनल रीजन को वो टैकल नहीं करते, इग्नोर करते हैं कि इतना होता है, आपकी किस्मत ऐसी थी, ऐसा कह के हटा देंगे। तो जब मुझे पता चला तो मैंने स्कूल का पूरा डिटेल मार्कशीट क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड के साथ CBSE को मेल किया और लिखा कि अगर अगली बार से ये इस स्कूल में एग्जामिनेशन CBSE की दोबारा पड़ेगी तो मैं हाई कोर्ट में केस कर दूंगा उस चीज़ को लेकर। क्या? हाँ, हमने मेल करवाया था और उसके बाद से आज तक उस स्कूल में कभी सीटेट की परीक्षा नहीं हुई है। कारण समझिए क्या था, 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 में NIOS से DLED वाले लोगों ने भीड़ बढ़ा दिया था। जहां 15-16 लाख परीक्षा देते थे लोग, वहां 30 लाख लोगों ने परीक्षा दिया। इसलिए जितने सरकारी कॉलेज स्कूल थे उनको भी सेंटर बनाना पड़ा था, 30 लाख लोग, क्योंकि DLED उस वक्त जस्ट पास हुए थे, 17, 16 में, 18 में कुछ लोग पास किए, सबको एग्जाम में बैठने का अवसर मिला। 30 लाख लोग कहां करेंगे? यहां तो 10-12 लाख बैठते हैं तो CBSE स्कूल पूरे इंडिया का कवर कर लेता है, उनके पास अच्छी फैसिलिटी है, सब कुछ है। लेकिन उससे बढ़ेंगे तो CBSE के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। सरकारी स्कूल का सहारा, और सरकारी स्कूल में बताने की जरूरत ही नहीं है कि फैसिलिटी कितनी अच्छी होती है। तो यही वजह था जिसका भुगतान छात्रों ने किया। अफसोस होता है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। रीजन ध्यान रखना है, फेल होने के बहुत से रीजन होते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या चूज करना है। अगर कोई बच्चा फेल है तो मेरी वजह से है, मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया, शायद मैंने अच्छे से नहीं समझाया, शायद मैं उसे और एग्जाम्पल नहीं दिया, कहीं ना कहीं मेरी कमी है इसलिए फेल कर गया। पहला यही सोचना है अपने बारे में। हमेशा दोषारोपण दूसरों पर कर देने से गुनाह मिट नहीं जाते, टल नहीं जाते, बढ़ते हैं। कमी हम है लेकिन क्या कहेंगे, कभी ध्यान नहीं देता था, रेगुलर नहीं रहता था, ऐसे 10 चीजें थोप दें। अब उस पर जांच शुरू हो गई, पता चला ये बच्चा सबसे रेगुलर था, उसका अटेंडेंस बहुत ज्यादा है, हर क्लास में अटेंटिवली पढ़ता था, तो फेल कैसे कर गया। तो अगर वो बच्चा फेल करता है तो क्या होगा, पूरा सिस्टम फेल। लाइन याद रहेगा, एक बच्चा फेल तो, और सिस्टम में कौन कौन आते हैं, अकेले शिक्षक आएंगे, शिक्षक आएंगे, शिक्षक के अलावा जो कर्मी स्कूल में काम कर रहे हैं वो सब, उसकी जो फैसिलिटी दी गई है, जो प्रिंसिपल हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको सोसाइटी कहा जाता है, परिवार कहा जाता है, वो भी जिम्मेदार हैं। तो बहुत से कारक हैं और इन बहुत से कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीचर। क्योंकि हमने आपको अपना बच्चा 6 घंटे के लिए दिया, तब भी आप नहीं सिखा पाए, स्कूल में 6 घंटा वो बिताता है, फिर भी कमी रह जाती है। इससे बढ़िया कि हम 1 घंटे का ट्यूशन लगाए तो उसे अच्छा सिखा ले। लोगों को ट्यूशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स में लैकिंग्स रह जाते हैं, कमियां हैं, ट्यूशन लगाते हैं। हर बच्चा हर विषय बेस्ट तरीके से स्कूल में नहीं सीखता, कमी रहती है तो ट्यूशन लगाने पड़ते हैं। तो ट्यूशन विकल्प नहीं है। कोशिश ये करना है कि बच्चा 6 घंटा स्कूल में समय दे रहा है तो वो ट्यूशन पढ़ने क्यों जाएगा। अगर ये टीचर सोचने लगे तो 6 घंटे में वो इतना कुछ सिखा सकता है जितना कभी कोई सोच नहीं सकता।
तो त्रुटि करना कोई बहुत बुरी बात है? आज के बाद कोई गलती करे तो क्या करेंगे आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सही किया। गलती किया मतलब सीखा। और गलती को कभी भी गलती नहीं कहते हैं, कहते हैं यू डिड समथिंग डिफरेंट। आपने जो किया वो कुछ अलग है। ये कभी नहीं कहते कि जो किया वो गलत है। गलत से बच्चों के दिमाग में एक चीज फिट हो जाती है कि हम जो पढ़ समझ रहे हैं वो क्या है, सही नहीं है। तो जब कोई बच्चा आंसर गलत ला दे, मैथ्स बना रहे या साइंस, कुछ भी गलत कर दे, तो क्या कहिए? यू डिड समथिंग डिफरेंट। मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि ये भी हो सकता है जो तुमने किया, हम तो इसकी उम्मीद कर रहे थे। वेल डन। कोशिश करो तो कि ये वाला आंसर आ जाए, तो बोलेगा हाँ सर, यहां से अगर हम चेंज करें तो आंसर आ जाएगा। करो करो। ये कभी नहीं कहना है, उसके दिल दिमाग में डालना ही नहीं दैट यू आर रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट बदलने लगेगा तो आप सोसाइटी को बदलने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। गलत नहीं कहना है, याद रहेंगे। मैंने किसी को गलत कहा आज तक? क्या कहते हैं? अच्छी कोशिश है, ट्राई किया, गुड। कुछ और भी हो सकता है तो बताएं, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है तो बताएं। ये नहीं कि जो बताया वो गलत था। फिर से सोचे, फिर से समझे और फिर जवाब दे। यही सीखना है। और ये कैसे सीखेंगे? ऑब्जर्वेशन से। आप जिस सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं उसके हर कार्य के पीछे एक रीजन है कि वो चीजों को अलग तरीके से क्यों कहते हैं। वो रीजन है साइकोलॉजिकल। और जब वो आप समझ जाएंगे तो बच्चों को समझाने में भी आप सफल हो जाएंगे। तो त्रुटियां कुछ नहीं है, 4 लाइन की पूरी कहानी थी, सारे क्वेश्चन उसी पर डिपेंड है। कॉग्निशन और इमोशन, इन दोनों का आपस में अच्छा संबंध है। बहुत छोटे से टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे? टॉपिक लिखेंगे बच्चों में, बच्चों का संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चों का संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। कैसे करेंगे आप? कैसे? कहानी सुना के? इमोशन, मोटिवेशन हो सकता है, कहानी। इमोशन कैसे? बोले तो है, पहले हिंदी ही बोले हैं, वो नहीं लिखे थे। बच्चों का संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं बच्चों को अच्छा दें तो सबसे पहले एक आपको अच्छा वातावरण देना होगा। क्या कह सकते हैं उसके लिए? गुड इन्वायरमेंट। एक अच्छा वातावरण इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। दूसरा, गुड फ्रेंड्स, बेटर फैमिली। हेल्दी लाइफ स्टाइल। शेयरिंग नेचर। केयरिंग नेचर। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। एक्सट्रोवर्ट पर्सन। लुकिंग फॉरवर्ड। ऐसे बहुत से रीजन हो सकते हैं जिससे हम किसी बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा कर सकते हैं।
किसी इमोशनल व्यक्ति की पहचान कैसे करते हैं? इमोशनल व्यक्ति की पहचान कैसे की जाती है कि कोई आदमी बहुत इमोशनल है? सब में होता है, लेकिन कोई इमोशनल है, कैसे पता चलता है कि वो इमोशनल है? कोई ऐसा मिला है इमोशनल आदमी? सब में वही है अकेले। कहते कहते हैं बहुत इंट्रोवर्ट है, कभी कभी सेल्फिश भी है, अभी कह रही है कि बहुत इमोशनल भी है। अब लगता है कि पर्सनालिटी टेस्ट करना पड़ेगा। एक टेस्ट देंगे हम पर्सनालिटी का, उससे मुझे पता चलेगा कौन सा टाइप है। इमोशनल व्यक्ति की पहचान है कि अगर किसी के दुख को देखकर दुखी ना हो तो इमोशनल नहीं है। दुख को देखते ही दुखी हो जाता है वो खुद भी, उसका दुख नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को दुख में देखकर खुद दुखी हो जाता है, कहते हैं बहुत इमोशनल है। किसी की खुशी में बहुत खुश भी रहता है, ये जाने बिना कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आदमी उससे मदद मांगने को पहुंच जाए और उसके पास वो चीज हो तो मना न कर पाता हूं, कहते हैं बहुत इमोशनल है। और उस इमोशन का बहुत से लोग गलत फायदा उठाते हैं। क्या कहते हैं, उसके पास चले जाओ और जाके थोड़ा मुंह बना लेना, एक दो आंसू टपका देना, दे देगा। ये ऐसा कह के कोई क्यों भेजता है किसी के यहाँ? फायदा उठाने के लिए, कि इमोशनल रूप से तुम उससे जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हो। जाके कोई कहानी बना देना, सुना देना, बोलना कि बड़ी तकलीफ है, अगर ये ना हुआ तो मर ही जाएंगे। वो कहेगा अरे नहीं रुको, मेरे पास है, देते हैं। मरोगे क्यों? तो दोस्तों में भी ऐसा होता है। लास्ट टाइम कब रोए थे आप लोग, याद है? कब? मतलब हफ्ता 10 दिन हो गया होगा? एक हफ्ता 10 दिन हुआ होगा या महीना दिन हुआ होगा? अच्छा, 2-4 दिन ही हुए। बाकी कोई ऐसा है जो हाल फिलहाल में रोया ही नहीं है, बहुत दिन रोए हो गया? इसमें शर्माने की बात नहीं है, इमोशन है वो, कोई बात नहीं है। रोना कोई बुरी बात नहीं है, उसे इमोशन झलकता है। ऐसा नहीं कि कोई रो दिया तो बहुत पाप कर दिया। और उसमें लड़कों को कहते हैं लड़का होकर रोता है, क्यों भाई? लड़कों को रोने का अधिकार नहीं है। कोई ऐसा है जो बहुत दिन से रोया ही ना हो? बहुत दिन हो गए हो रोए? अगर नहीं तो अच्छे आदमी है। जिस आदमी को रोए बहुत दिन हो गए है ना, समझिए बहुत सनकी टाइप का आदमी होगा, दुनिया से मतलब नहीं रखता होगा, अजीब किस्म की पर्सनालिटी होती है। जिस आदमी की आंखों से किसी भी कारण से आंसू निकल गए तो समझिए आदमी ठीक है वो, क्योंकि उसमें इमोशन अभी जिंदा है। और इमोशन जिंदा रहेगा तो व्यक्ति को सही रास्ते पर मोड़े रखेगा। जो व्यक्ति इमोशन लेस हो जाता है ना, वो सही रास्ते पर कभी आ ही नहीं सकता। वो गलत को ही अपना प्रोफेशन बना लेता है, नुकसान करेगा, दूसरों को मारेगा, पीटेगा। उसे किसी चीज का डर भय नहीं है, कोई इमोशन उसके अंदर नहीं है। तो बच्चों के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट जरूरी है, नहीं तो वो इंसान से जानवर बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी को कुछ भी कर देगा, उठा के पटक देगा, मार देगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि दुख दर्द क्या होता है, किसी दूसरे के दुख में दुख होना क्या कहलाता है। व्यक्ति का इमोशनल डेवलपमेंट बहुत कुछ सिखाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि जिस बच्चे के यहाँ से डे टाइम में स्कूल में लंच नहीं मिलते हैं, बहुत गरीब बच्चे भी होते हैं, किसी किसी के यहाँ से नहीं मिलता, तब भी वो झूठ मूठ का टिफिन लेके जाता है, ताकि बाकी दोस्त ये देख के न पूछे कि तुमने लंच नहीं लाया क्या। तो वो लेके जाता है और सब किसी से साइड में बैठ के झूठ मूठ का उसको खोल के ऐसे करके दूसरों को बिना दिखाए खाता है। लेकिन उसके चीजें, उसके हाव भाव बाकियों को तो समझ में आ गया। जब वो खा के चला जाता है, झूठ मूठ का टिफिन बंद करके बाहर चला जाता है कि बाद में आएंगे, और आने के बाद वापस देखता है तो उसके टिफिन में कुछ ना कुछ खाने को रहता है। किसने रखा? जो उसके अपने दोस्त साथी थे, उन्होंने उसको भांप लिया था कि आज इसके पास कुछ नहीं है, और उसको दिखा के भी किसी ने नहीं किया, रख दिया। दैट्स एन इमोशन। ये है इमोशन, कि आप किसी के हाव भाव से उसके चीजों को समझ रहे हैं कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या जरूरत है।
हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि किसी व्यक्ति को वाकई किसी चीज की जरूरत है कि ढोंग कर रहा है। इतने मार्केट में लोग आ गए हैं मांगने वाले कि उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल है कि प्रोफेशनल है समझ में नहीं आता। यही वजह है कि आदमी सही की भी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि सबको एक नज़र से देखने की आदत हो गई। बा रोज का आदत है इन लोगों का आके खड़ा हो जाना और मांगना। किसी चौक चौराहे पर पटना में उतर जाइए, रुक जाइए थोड़ी देर, अगर आप पता चले दौड़ गए। गांधी मैदान जाइए आप, लगेगा कोई पीछे पड़ गया लेके, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए। सब प्रोफेशनल है, लेकिन उसी में कोई वाकई नीडी मांग रहा होगा जिसको जरूरत है, उसको इग्नोर कर दिया आदमी। तो ये सब प्रोफेशनल है जो इमोशन का फायदा उठाते हैं। औरतें होती है, इतना छोटा छोटा बच्चा धूप में लेके बैठी रहेगी, वो चिल्लाता रहेगा, लोग उसको पैसा देते रहते हैं, उठ के उसको खिलाने नहीं जाएगी। वो चिल्ला रहा है मतलब लोग पैसा देंगे इमोशन में, इसलिए उसको धूप में लेके सुखा रही है उतनी गर्मी में। उसको कोई इमोशन नहीं है, लेकिन लोग इमोशनल होकर उसको पैसा दे रहे हैं। तो ऐसे देते देते आदमी भी क्या हो जाएगा एक दिन इमोशनलेस। बच्चा चिल्ला रहा है, रो रहा है, देख लेगा कि ये कुछ करती नहीं है। हाँ, उसी का इमोशनलेस होती है वो औरतें जिसको आप देखती हैं वहां। कोई मतलब नहीं है कि बच्चा जिएगा कि मरेगा, इतना भी सोचने वाले नहीं होते। प्रोफेशनल हो गए ना। हाँ वही तो कहे कि वो, इसीलिए तो मैंने कहा कि वो प्रोफेशनल है मांगने वाले, एक्चुअल नीड ही नहीं है, प्रोफेशनल। और इसी चीज से हम लोगों को बचना है। सही लोगों की तलाश करना बहुत मुश्किल है जिसको नीड है, पर ऐसे लोग जल्दी किसी से लेते नहीं है, मना करते हैं आप दीजिएगा तो। कोई दिक्कत समझने में? इसमें से कोई हिंदी पूछना है? लुकिंग फॉरवर्ड मतलब जो हमेशा आगे की सोचे और देखे, भविष्य दृष्टा। पीछे क्या हो, अभी तो बताए ना, जितना एग्जाम्पल था इमोशनल ब्लैकमेल का ही था कि दोस्त के यहाँ गए, 2 4 आंसू टपका दिए और बोले कि बड़ी जरूरत है, नहीं दोगे मर ही जाएंगे, दे दिया। इमोशनल ब्लैकमेल। कुछ भी हो सकता है, आज के जमाने में हम किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते। रिश्तों में इमोशन है, रिश्तों में भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। कौन सा पूछना है? ये एक्सट्रोवर्ट जो बहिर्मुखी होते हैं, मतलब सबके साथ उनका मेल भाव अच्छा हो, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, तो बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति कहलाते हैं। और कुछ? दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, केयरिंग करते हैं सबका, सबके बारे में ध्यान रखना, अपने सामान को शेयर करने की क्षमता रखते हैं, ज़्यादा है तो दूसरों को भी देंगे। हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब जो आदमी बीमार रहेगा उसका इमोशन भी तो वैसा ही होगा, तो हेल्दी रहेंगे हम, इमोशनल नहीं होंगे, अच्छा रहेंगे। बेटर फैमिली, एक अच्छी फैमिली के लोग का इमोशन स्टेबल होता है, लेकिन जिस फैमिली में रोज मारपीट होता है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता होगा? गाली गलौज, मारपीट, खाना फेंकना, इधर उठाना, कैसा फील होता होगा उस घर में बच्चे को, सोच भी नहीं सकते। गुड फ्रेंड्स मतलब जिन बच्चों के अच्छे दोस्त होते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, लेकिन उनमें से एक भी गलत आदत वाला निकल गया तो बाकी सबको वैसा ही बना लेगा। गुड इन्वायरमेंट, जैसा अच्छा इन्वायरमेंट देंगे वैसा अच्छा बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हुआ तीनों टॉपिक। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां सीडीपी का चैप्टर समाप्त होता है। सीडीपी चैप्टर समाप्त। अब हम लोग क्या करेंगे? वेरी सून चैप्टर 1 स्टार्ट। एक बार और पूरा समझने पढ़ने का मौका मिलेगा कि अब इस बार भी बहुत ढंग से नहीं तो सब रुक जाएगा। कौन सा? वही तो कह रहे हैं कि चैप्टर 1 पे आ जाएंगे। अब जितना पीछे छूटा था वो सब अब पढ़ाई होगा। अभी तक हम आगे जा रहे थे ना,
जितना चैप्टर बीच बीच से किए वो सब आगे गया। और फिर से अभी से लेके इवेल्युएशन तक फिर एक बार एग्जाम से पहले। तो इसके लिए कब शुरू करें ये पूछ रहे हैं। अरे इतना जल्दी जल्दी सीडीपी सर दर्द हो जाएगा। 10 मई से इस बीच में एक काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं क्या करेंगे। इस बीच में हमको एक और सब्जेक्ट को लेके चलना है, मैथ लेके चलना है थोड़ा सा। अरे मैथ पर चाहे ईवीएस, दोनों में से कोई एक शुरू हो जाएगा। मैथ है तो पेपर 1 2 दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। ईवीएस पढ़ेंगे तो खाली पेपर 1 वाले लोग आएंगे तो दिक्कत होगा। पहले वो कॉमन चीज पढ़ लेना है जो दोनों के लिए है, तब पेपर 1 के लिए अलग टाइम बुलाएंगे, तब ईवीएस पढ़ाएंगे। उसके बाद 1 घंटे के बाद पेपर 2 की क्लास है। स्टार्ट कर दें। किसने कहा कि ईवीएस याद करते हैं? किसी ने गलत इंफॉर्मेशन फैला दिया है। ईवीएस बहुत आसान है और एक बार सीखना है, पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। नहीं, 10 मई बहुत लेट हो जाएगा। इसके बाद तो मई 20 तक पूरा सीडीपी फिर से खत्म हो जाएगा। संस्कृत 1 मई के बाद। जो हम कर सकते हैं वो बताइए ना। हम संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं तो अभी मत पूछिए, 1 मई के बाद पूछिएगा। मंडे मंडे से समझिए, ध्यान से टाइमिंग को समझिए। 5 PM में हिंदी चलेगी। ध्यान से सुनिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मंडे से 5 PM में हिंदी और 5:45 से लेके 7 PM तक मैथ्स चलेंगे। हाँ, पेपर 1 जिनका है वो पढ़ेंगे और जिनका नहीं है वो सोशल हिंदी पढ़ के छुट्टी। 5:45 में छुट्टी। सीडीपी अब कुछ दिन रुक के शुरू करेंगे, 2-4-5 दिन के बाद। तब तक हिंदी क्लियर हो जाएगा। हिंदी में जितना बाकी है उतना ही देर रुकेंगे, फिर सीडीपी उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो बैकअप एकदम जस्ट थोड़ी होता है किसी चीज का। जब वो खत्म हो जाएगा फिर कुछ दिन बाद शुरू होगा तो बैकअप में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आज खत्म किए फिर उसी दिन चैप्टर 1 पे नहीं, फिर थोड़ा देर वेट करते हैं, दूसरा चीज पढ़ा लेते हैं, तब नया बताते हैं। ये ध्यान रहेगा टाइमिंग। हिंदी 4-5 दिन की और क्लासेस है, 4 या 5 दिन हिंदी में और लगेगा। हिंदी कवर, और हिंदी के कवर होते ही सीडीपी वहीं स्टार्ट। कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? कौन से चीज का? तो वही तो बता रहे हैं, मैथ मैंने मैथ ही तो लिखे थे। मैथ पेडागोगी नहीं ना लिखा है, मैथ्स बनाने वाला। पेडागोगी अलग होता है मैथ्स खत्म होने के बाद। मैथ पेपर 2 का होगा तब भी पढ़ना है, पेपर 1 का होगा तब भी पढ़ना है। 2 के लिए ना, तो वो हम बताएंगे ना क्या नया पढ़ना है उसमें अलग। नंबर सिस्टम दोनों को पढ़ना है, बेसिक चीजें पढ़ना है, जोड़ घटाव पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना है, फैक्टर्स पढ़ना है, सबको पढ़ना है। तो पहले कॉमन चैप्टर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद 6 to 8 वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि मैथ के लिए पेपर 1 को अलग बुलाएंगे, पेपर 2 को अलग। सब कॉमन चीजें पढ़नी है, 8वीं तक के ऊपर मैथ्स नहीं है। मैथ का क्लास जो पढ़ाया जाता है वो मैथ्स होता है। आप पेपर 1 के लिए पढ़ेंगे चाहे पेपर 2 के लिए, वो आप पे निर्भर है आप किसके लिए पढ़ेंगे। दोनों के लिए पूरा पढ़ाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो सिलेबस लिखा है उसमें से नहीं आता है। जो सिलेबस में नहीं है उसमें से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, वही सब पूरा पढ़ना है मैथ्स में। दोनों पढ़ना है। 6 to 8 वाला क्वेश्चन प्राइमरी में भी देखने को मिल रहा है। प्राइमरी वाला 6 to 8 में तो जितना चैप्टर है दोनों में सब पढ़ना है। 16-15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ऐसा छोड़ेंगे, कहिएगा पेपर 1 के लिए तो 5 चैप्टर दिया पढ़ा के छोड़ देंगे, नंबर ही नहीं आएगा। 15 चैप्टर पढ़ना है चुपचाप शांति से बैठ के।
और नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं आएगा। ये क्या मैथ साइंस का ही पार्ट है ना, 30 नंबर तो शुरू कर ही दीजिएगा, साइंस उसके बाद। वैसे ध्यान रखिए कि साइंस हम सुबह 10 बजे भी पढ़ा रहे हैं। जो आ सकते हैं आके पढ़ेंगे, नहीं तो थोड़े दिन वेट करेंगे, उसके बाद शुरू होगा। हाँ यहीं पे सुबह में 10 बजे से साइंस पढ़ाते हैं, उसमें 3 दिन फिजिक्स 3 दिन केमिस्ट्री। पढ़ने का मन हो तो, नहीं है तो आराम से अपने अपने क्लास में अपने टाइम पे पढ़िए, ठीक है।